नंबर 5। अमीर लोग पैसे को इन्वेंट करते हैं। पिछली रात मैंने लिखना बंद किया और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की लाइफ पर बेस्ड एक टीवी प्रोग्राम देखा। बेल ने टेलीफोन का पेटेंट करवाया था और उनकी नई खोज की बहुत ज्यादा डिमांड थी क्योंकि उन्हें एक बड़ी कंपनी की जरूरत थी। इसीलिए वो उस समय की नामी कंपनी वेस्टर्न यूनियन के पास गए और उनसे कहा कि वो उनके पेटेंट और उनकी छोटी सी कंपनी को खरीद लें। वो पूरे पैकेज के $1 लाख चाहते थे। वेस्टर्न यूनियन के प्रेसिडेंट ने यह बात सुनते ही त्योरियां चढ़ा ली और प्रपोजल को यह कहकर ठुकरा दिया कि मांगी जाने वाली कीमत बहुत ज्यादा है। बाकी सब इतिहास है। खरबों डॉलर की इंडस्ट्री का जन्म हुआ और एटी&टी का जन्म हुआ। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की कहानी खत्म होने के बाद शाम की न्यूज आ रही थी। न्यूज में एक स्थानीय कंपनी के स्टाफ में कटौती के बारे में खबर थी। कर्मचारी नाराज थे और शिकायत कर रहे थे कि कंपनी के मालिक ज्यादती कर रहे हैं। फैक्ट्री के सामने एक 45 साल का नौकरी से निकाला गया मैनेजर अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ खड़ा था और सिक्योरिटी गार्ड से अंदर जाने की इजाजत मांग रहा था ताकि वो मालिकों से ये विनती कर सके कि उसे नौकरी से ना निकाला जाए। उसने हाल ही में एक मकान खरीदा था और उसे डर था कि उसे मकान बेचना पड़ेगा। कैमरा उस पर नजरें गड़ाए था और पूरी दुनिया इसे देख रही थी। यह कहने की जरूरत नहीं है कि इसने मेरा ध्यान भी खींच लिया। मैं 1984 से मैं 1984 से प्रोफेशनली पढ़ा रहा हूं। यह एक बहुत ही अच्छा और रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन साथ ही एक विचलित करने वाला काम भी है क्योंकि मैंने हजारों बच्चों को पढ़ाया है और मैंने सभी में एक बात देखी है जिसमें मैं भी शामिल हूं। हम में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती हैं और हमें नेचर ने बहुत सारे गिफ्ट दिए होते हैं, लेकिन जो चीज हम सबको पीछे धकेलती है वो होती है हमारी खुद के बारे में शंका। किसी टेक्निकल नॉलेज की कमी की वजह से हम पीछे नहीं रहते, बल्कि कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से हम पीछे रह जाते हैं। कई लोगों पर इसका असर ज्यादा होता है। एक बार हम स्कूल छोड़ देते हैं तो हम सभी जानते हैं कि कॉलेज डिग्री के होने या अच्छे नंबर आने का कोई खास मतलब नहीं होता। एजुकेशन सिस्टम के बाहर असली जिंदगी में अच्छे नंबरों से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत होती है। इसे गट्स, बहादुरी, चालाकी, करेज, कंसिस्टेंसी, टैलेंट या रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी, इन सभी नामों से पुकारा जाता है। ये एलिमेंट, चाहे इसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, कुल मिलाकर हमारे फ्यूचर पर स्कूल के नंबरों से ज्यादा असर डालता है। हम सभी के अंदर एक बहादुर, एक टैलेंटेड और एक रिस्क लेने वाला चरित्र और एक रिस्क लेने वाला कैरेक्टर मौजूद होता है। लेकिन हम सभी के अंदर कैरेक्टर का एक दूसरा पहलू भी होता है जो अपने घुटने टेक कर जरूरत पड़ने पर भीख भी मांग सकता है। मरीन कॉर्प्स के पायलट के रूप में वियतनाम में 1 साल रहने के बाद मुझे अपने अंदर छुपे इन दोनों चरित्रों के बारे में कुछ इंटरनल इंफॉर्मेशन मिली। दोनों में से किसी को भी बुरा नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक टीचर के रूप में मैंने ये जाना कि आदमी के टैलेंट के सबसे बड़े दुश्मन हैं बहुत ज्यादा डर और खुद की कैपेबिलिटीज को लेकर डाउट। ये देखकर मुझे दुख होता था कि कई स्टूडेंट जवाब जानते थे, लेकिन उनमें जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। असली जिंदगी में स्मार्ट लोग आगे नहीं बढ़ पाते, बहादुर लोग आगे बढ़ जाते हैं। मेरे अपने एक्सपीरियंस में आपके फाइनेंशियल जीनियस के लिए टेक्निकल नॉलेज भी जरूरी है, साथ ही करेज भी। अगर आपको बहुत ज्यादा डर लगता है तो आपका टैलेंट दबा ही रह जाएगा। मेरी क्लासेस में मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत इंस्पायर करता हूं कि वो खतरे लेना सीखें, बहादुर बने और अपने टैलेंट के जरिए अपने डर को ताकत और चतुराई में बदल लें। कुछ लोगों के लिए यह प्रिंसिपल काम करता है, जबकि कईयों को यह डरावना लगता है। मैंने भी ये जाना है कि ज्यादातर लोग पैसे के बारे में बहुत ही सेफ गेम खेलना पसंद करते हैं। मैंने ऐसे सवाल भी सुने हैं, रिस्क क्यों लिया जाए, अपने फाइनेंशियल आईक्यू को डेवलप करने का झंझट क्यों उठाया जाए, मैं पैसे की समझ क्यों विकसित करूं। मैं जवाब देता हूं केवल इसलिए ताकि आपके पास ज्यादा ऑप्शंस हों। हमारे आगे बहुत बड़े बड़े चेंजेस खड़े हुए हैं। जिस तरह मैंने इस चैप्टर के शुरू में यंग इन्वेंटर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की कहानी बताई थी, आगे आने वाले सालों में उनकी तरह के कई और लोग होंगे। बिल गेट्स की तरह के सैकड़ों लोग होंगे और दुनिया भर में हर साल माइक्रोसॉफ्ट जैसी बहुत सी सक्सेसफुल कंपनीज बनेंगी। और दिवालियापन, कंपनी के बंद होने, स्टाफ के निकाले जाने की बहुत सी घटनाएं भी होंगी। तो आपको फाइनेंशियल आईक्यू डेवलप करने के झंझट में क्यों पड़ना चाहिए? इसका जवाब कोई और नहीं दे सकता,
आप खुद दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि मैं ऐसा क्यों करता हूं। मैं इसलिए ऐसा करता हूं क्योंकि आज का युग सबसे ज्यादा एक्साइटिंग युग है। मैं चाहता हूं कि मैं चेंज से डरने के बजाय उसका वेलकम कर सकूं। मैं चाहता हूं कि मैं लाखों करोड़ों बनाने के बारे में एक्साइटेड रह सकूं, ना कि मैं सिर्फ अपनी सैलरी के बढ़ने के बारे में सोचूं। आज का यह दौर सबसे ज्यादा एक्साइटिंग टाइम है, जो दुनिया के इतिहास में सबसे ज्यादा अनोखा भी है। कई पीढ़ियों के बाद लोग इस युग को याद करते हुए ये कहेंगे कि यह कितना ज्यादा रोमांचकारी रहा होगा। इसे पुराने की मौत और नए के जन्म का युग कहा जाएगा। इस युग में बहुत उथल पुथल थी और रोमांच भी था। तो अपने फाइनेंशियल आईक्यू को डेवलप करने का झंझट क्यों उठाया जाए? क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ज्यादा अमीर हो जाएंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आगे आने वाला समय आपके लिए डरावना होगा। उस समय आप बहादुरी से आगे बढ़ने वाले लोगों को सफल होते देखेंगे और पुराने प्रिंसिपल से जकड़े रहने वाले लोगों को असफल होते देखेंगे। 300 साल पहले आपकी जमीन ही प्रॉपर्टी या एसेट थी। इसीलिए जिस आदमी के पास जमीन थी, उसके पास प्रॉपर्टी थी। फिर फैक्ट्रीज आईं, प्रोडक्शन शुरू हुआ और अमेरिका ने अपना दबदबा बना लिया। इंडस्ट्रियलिस्ट के पास संपत्ति आ गई। आज इंफॉर्मेशन का युग है। इसीलिए जिस आदमी के पास जितनी ज्यादा और जितनी जल्दी सूचना आ जाती है, वो अमीर हो जाता है। प्रॉब्लम यह है कि इंफॉर्मेशन दुनिया भर में स्पीड ऑफ लाइट से उड़ रही है। इस नए एसेट को सीमाओं और दायरों में नहीं बांधा जा सकता, जिस तरह जमीन या फैक्ट्रीज को बांधा जा सकता था। ये चेंजेस ज्यादा तेज होंगे और ज्यादा ड्रामेटिक होंगे। नए करोड़पतियों की संख्या में ड्रामेटिक बढ़ोतरी होगी। ऐसे भी लोग होंगे जो पीछे छूट जाएंगे। आज मैं इतने सारे लोगों को स्ट्रगल करते देखता हूं और अक्सर ज्यादा कड़ी मेहनत करते देखता हूं। और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वो पुराने विचारों को कसकर पकड़े रहते हैं। वो चाहते हैं कि चीजें उनके हिसाब से हों। वो चेंजेस का विरोध करते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी नौकरी छूट गई है, घर बिक गया है, और वो उसके लिए टेक्नोलॉजी या इकोनॉमी या अपने बॉस को दोष देते हैं। अनफॉर्चुनेटली उन्हें महसूस ही नहीं होता कि वो समस्या का कारण खुद भी हो सकते हैं। पुराने विचार उनके सबसे बड़े विरोधी बन जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जान ही नहीं पाते कि जो विचार पुराने जमाने में एक एसेट था, वो आज इसलिए नहीं है क्योंकि जमाना आगे बढ़ चुका है। एक दोपहर मैं अपने द्वारा इजाद किए गए बोर्ड गेम कैश फ्लो से शिक्षा दे रहा था। मेरा एक दोस्त किसी को अपने साथ लेकर आया था ताकि वो भी सीख सके। दोस्त के दोस्त का हाल ही में तलाक हुआ था। तलाक के मुकदमे में उसके हाथ बुरी तरह जल गए थे और अब वो कुछ जवाब ढूंढ रहे थे। उसके मित्र को लगा कि शायद इस खेल से उसे कुछ सीखने को मिलेगा। इस खेल को इस तरह से बनाया गया है ताकि लोग ये सीख सकें कि पैसा किस तरह काम करता है। खेलने के दौरान वो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के आपसी रिश्ते के बारे में सीखते हैं। वो सीखते हैं कि किस तरह दोनों के बीच कैश का फ्लो होता है और किस तरह पैसे की राह में आपको अपनी एसेट वाले कॉलम से निकलने वाले मंथली कैश फ्लो को बढ़ाना होता है ताकि ये आपके मंथली खर्च से ज्यादा हो जाए। एक बार आप इसे हासिल कर लेते हैं तो आप रैट रेस से बाहर निकल जाते हैं और तेज राह पर चल पड़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, कुछ लोग इस खेल से नफरत करते हैं, कुछ इससे प्यार करते हैं और कुछ इसका मतलब ही नहीं समझ पाते। इस लेडी ने कुछ सीखने का एक खूबसूरत मौका खो दिया। शुरुआती राउंड में उसने एक डूडैड कार्ड खींचा जिस पर एक नाव बनी हुई थी। पहले तो वो खुश हुई, अरे मेरे पास तो एक नाव है। फिर जब उसके दोस्त ने यह बताया कि किस तरह डेटा उसके इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पर काम करते हैं, तो वो फ्रस्ट्रेट हो गई क्योंकि उसे मैथ्स जरा भी पसंद नहीं था। बाकी के प्लेयर्स ने पीसफुली इंतजार किया जब उसका दोस्त इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और मंथली कैश फ्लो के बारे में उसे समझाता रहा। अचानक जब उसने ये जान लिया कि डेटा किस तरह काम करता है, तो उसे ये जानकर झटका लगा कि उसकी नाव उसे जिंदा खा रही है। बाद में वो डाउन साइज हो गई और उसे एक बच्चा भी हो गया। ये उसके लिए एक भयानक खेल साबित हुआ। क्लास के बाद उसका दोस्त आया और उसने मुझे बताया कि वो बहुत परेशान है। वो क्लास में इन्वेस्ट करने के बारे में सीखने के लिए आई थी और उसे ये बहुत ही ज्यादा बेवकूफी भरा लग रहा था कि इतने बेकार खेल को खेलने में इतना ज्यादा टाइम वेस्ट किया जाए। उसके दोस्त ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो अपने अंदर झांक कर देखे
कि क्या यह खेल उसके किसी अंदरूनी पहलू को उजागर कर रहा था। इस सुझाव पर उस महिला ने अपना पैसा वापस मांग लिया। उसने कहा कि यह विचार मूर्खतापूर्ण है कि कोई खेल किसी के अंदरूनी पहलू को उजागर करता है। उसका पैसा तुरंत वापस कर दिया गया और वो वापस चली गई। 1984 से मैं करोड़ों कमा रहा हूं और सिर्फ इसलिए कमा रहा हूं क्योंकि स्कूल सिस्टम वो नहीं सिखाता जो मैं सिखा रहा हूं। स्कूल में ज्यादातर टीचर लेक्चर देते हैं। अपनी स्टूडेंट लाइफ में मुझे लेक्चर से बहुत चिढ़ थी। मुझे बहुत जल्दी बोरियत हो जाती थी और मेरा दिमाग इधर उधर भटकने लगता था। 1984 में मैंने खेल खेल में एजुकेट करना शुरू किया। मैंने एडल्ट स्टूडेंट्स को एनकरेज किया कि वो इन खेलों को नॉलेज बढ़ाने के इस पहलू से देखें कि वो क्या जानते हैं और उन्हें क्या सीखना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस खेल से आदमी के बिहेवियर पर भी लाइट पड़ती है। ये एक इंस्टेंट फीडबैक सिस्टम भी है। टीचर लेक्चर दे, इसके बजाय खेल एक पर्सनल लेक्चर बन जाता है जो आपके लिए ही बनाया गया है। उस लेडी के दोस्त ने मुझे बाद में पूरी बात बताने के लिए फोन किया। उसने कहा कि उसकी दोस्त अब शांत है। शांत होने के बाद उसने खेल और अपनी जिंदगी के बीच में कुछ रिलेशन भी महसूस किए हैं। हालांकि उसके और उसके पति के पास नाव नहीं थी, लेकिन उनके पास बाकी सब चीजें थीं। वो अपने तलाक के बाद बहुत नाराज थी। उसका पति एक कम उम्र की लेडी के साथ भाग गया था और 20 साल की मैरिटल लाइफ के बाद उसके पास दौलत के नाम पर बहुत कम सामान था। उनके बीच बांटने के लिए लगभग कुछ भी नहीं था। 20 साल की उनकी शादीशुदा जिंदगी में मजा बहुत आया था, लेकिन उन्होंने केवल डू डैड ही इकट्ठे किए थे। उसने ये महसूस किया कि डेटा पर उसका गुस्सा इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पर इसलिए था क्योंकि वो उन्हें समझ नहीं पा रही थी। उसका ये मानना था कि पैसे का हिसाब किताब रखना आदमियों का काम होता है। वो घर संभालती थी और उसका पति पैसों को संभालता था। उसे अब यह पक्का भरोसा हो चुका था कि उनकी शादी के आखिरी 5 सालों में उसके पति ने उससे पैसे छुपाए थे। पर वो इस बात पर खुद से नाराज थी कि उसे पता ही नहीं चला था कि पैसा कहाँ गया, और यह भी पता नहीं चला था कि उसका किसी दूसरी औरत के साथ संबंध बन चुका था। बोर्ड गेम की तरह ही दुनिया भी इंस्टेंट फीडबैक देती है। अगर हम ज्यादा ध्यान दें तो हम ज्यादा सीख सकते हैं। कुछ समय पहले की बात है। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि धोबी ने मेरे पैंट को सिकोड़ दिया है। मेरी पत्नी धीमे से मुस्कुराई और उसने मेरे पेट में उंगली गड़ाते हुए मुझे बताया कि पैंट नहीं सिकुड़ा है, बल्कि कोई और चीज फैल गई है, और वो हूं मैं। कैश फ्लो नाम का यह गेम हर खिलाड़ी को पर्सनल फीडबैक देने के हिसाब से तैयार किया गया है। इसका पर्पस आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करना है। अगर आप नाव वाला कार्ड निकालते हैं और यह आपको कर्ज में डाल देता है, तो सवाल यह उठता है कि अब आप क्या कर सकते हैं। आपके पास कितने फाइनेंशियल ऑप्शंस मौजूद हैं। यही खेल का टारगेट है। प्लेयर्स को सोचना सिखाया जाए ताकि वे नए और बहुत से फाइनेंशियल ऑप्शंस बना सकें। मैंने 1000 से ज्यादा लोगों को ये खेल खेलते देखा है। वो लोग जो इस खेल की रैट रेस में सबसे जल्दी निकल जाते हैं, उन्हें अक्सर नंबर्स की समझ होती है। उनके पास क्रिएटिव फाइनेंशियल माइंड होता है। वो बहुत से फाइनेंशियल ऑप्शंस को देख सकते हैं। जिन लोगों को सबसे ज्यादा समय लगता है, वो ऐसे लोग होते हैं जिन्हें नंबर्स की समझ नहीं होती और जिन्हें अक्सर इन्वेस्टमेंट की ताकत का एहसास भी नहीं होता। अमीर लोग अक्सर क्रिएटिव होते हैं और सोच समझकर खतरे उठाते हैं। कैश फ्लो खेलने वाले कई ऐसे लोग भी होते हैं जो इस खेल में बहुत सा पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि इस पैसे का क्या करें। उनमें से ज्यादातर असली जिंदगी में भी इकोनॉमिकली सफल नहीं होते। हर कोई उनसे आगे निकल जाता है, इस फैक्ट के बावजूद कि उनके पास पैसा होता है। और यही असली जिंदगी में भी होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास बहुत सा पैसा होता है, लेकिन फिर भी वो फाइनेंशियली आगे नहीं बढ़ पाते। अपने ऑप्शंस को लिमिटेड कर लेना पुराने विचारों से चिपके रहने की तरह ही होता है। हाई स्कूल के समय का मेरा एक दोस्त अभी 3 नौकरियां कर रहा है। 20 साल पहले वो मेरे सभी क्लासमेट्स में सबसे अमीर हुआ करता था। जब लोकल शुगर प्लांट बंद हुआ, तो वो जिस कंपनी के लिए काम करता था वो भी बंद हो गई। उसके दिमाग में केवल एक ऑप्शन था, और वो पुराना ऑप्शन था, कड़ी मेहनत करो। प्रॉब्लम यह थी कि उसे कोई बराबरी की नौकरी नहीं मिल पाई जो पुरानी कंपनी में उसकी सीनियोरिटी को माने। रिजल्ट ये हुआ कि वो अभी जो काम कर रहा है वो उसकी कैपेबिलिटी के बहुत नीचे के काम है।
और इसीलिए उसकी सैलरी कम है। उसे जिंदा रहने के लिए जितना पैसा चाहिए, उतना कमाने के लिए उसे 3 नौकरियां करनी पड़ रही हैं। मैंने कैश फ्लो खेलने वाले लोगों को ये शिकायत करते सुना है कि सही मौका देने वाले कार्ड उनके पास नहीं आ रहे, इसीलिए वो जहां के तहां बैठे रहते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो असली जिंदगी में भी ऐसा ही करते हैं। वो बैठकर सही मौके के आने का इंतजार करते हैं। मैंने लोगों को सही मौके वाले कार्ड का इंतजार करते देखा है, और फिर उनके पास सफिशिएंट पैसा नहीं होता। फिर वो ये शिकायत करते हैं कि अगर उनके पास ज्यादा पैसा होता तो वो रैट रेस से बाहर निकल सकते थे, इसीलिए वो वहीं बैठे रहते हैं। मैं असली जिंदगी में भी ऐसे लोगों को जानता हूं जो यही करते हैं। वो बड़ी अपॉर्चुनिटीज का इंतजार करते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता। और मैं देखता हूं कि लोग एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी वाले कार्ड को खींचते हैं, उसे जोर से पढ़ते हैं, और उन्हें यह पता ही नहीं होता कि ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। उनके पास पैसा भी होता है, टाइम भी सही होता है, कार्ड भी होता है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी को पहचान नहीं पाते। वो ये देखने में असफल हो जाते हैं कि रैट रेस से बच निकलने के लिए ये किस तरह उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग में फिट होता है। और मेरी राय में इस तरह के लोग दूसरे सभी तरह के लोगों से अक्सर नंबर्स में ज्यादा होते हैं। ज्यादातर लोगों को जिंदगी में एक बार मिलने वाला सुनहरा मौका उनके सामने पड़ा हुआ मिलता है, लेकिन वो उसे देख नहीं पाते। 1 साल बाद उन्हें इसका पता चलता है, जब बाकी सभी लोग अमीर बन जाते हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब है ज्यादा ऑप्शंस होना। अगर अवसर आपके सामने नहीं आ रहे, तो आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं? अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपकी गोद में आ रही है और आपके पास पैसा नहीं है, और बैंक वाले आपको उधार नहीं दे रहे, तो आप उस अपॉर्चुनिटी से कैसे लाभ उठा सकते हैं? अगर आपका अनुमान गलत है, अगर आप जिसकी उम्मीद करते हैं वो नहीं होता, तो आप किस तरह एक नींबू को लाखों में बदल सकते हैं? यही आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। क्या होता है, इससे हमारा ज्यादा सरोकार नहीं है, बल्कि आप एक नींबू को लाखों में बदलने के लिए कितने अलग अलग तरह के फाइनेंशियल सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी पैसे की प्रॉब्लम्स को सुलझाने में कितने क्रिएटिव हैं। ज्यादातर लोग केवल एक सॉल्यूशन जानते हैं: कड़ी मेहनत करो, बचत करो और उधार लो। तो आपको अपनी फाइनेंशियल नॉलेज क्यों बढ़ानी चाहिए? क्योंकि आप उस तरह के इंसान होना चाहते हैं जो अपनी किस्मत खुद बनाता हो। आप जो होता है होने देते हैं, और उसे बेहतर में बदलने की क्षमता रखते हैं। बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि किस्मत भी हम ही बनाते हैं, जिस तरह पैसा बनाया जाता है। अगर आप ज्यादा किस्मत वाले होना चाहते हैं और ज्यादा पैसा बनाना चाहते हैं, तो कड़ी मेहनत करने के अलावा आपकी फाइनेंशियल नॉलेज काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस तरह के आदमी हैं जो सही चीज के होने का इंतजार करता है, तो शायद आपको बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। ये तो उसी तरह की बात हो गई कि आप गैराज से गाड़ी निकालने के पहले ये इंश्योर करना चाहें कि अगले 5 किलोमीटर तक की सभी स्ट्रीट लाइट्स ग्रीन हों। जब हम छोटे थे, तो अमीर डैडी माइक और मुझे लगातार ये बताते थे कि पैसा असली नहीं है। अमीर डैडी हमें बार बार ये याद दिलाया करते थे कि जब हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस के सिक्के ढाले थे, तो हम पैसे के सीक्रेट के करीब आ गए थे, क्योंकि हम क्योंकि हम पैसा बना रहे थे। गरीब और मिडिल क्लास पैसे के लिए काम करते हैं, उनका कहना था। अमीर लोग पैसे बनाते हैं। आप धन को जितना असली समझेंगे, आप उसके लिए उतनी ही ज्यादा मेहनत से काम करेंगे। अगर आप इस थॉट को मन में उतार लें कि पैसा असली चीज नहीं है, तो आप ज्यादा तेजी से अमीर बन सकते हैं। अगर पैसा असली चीज नहीं है, तो फिर ये क्या है? माइक और मैं उनसे ये सवाल पूछते थे। पैसा वो है जिसके बारे में हम अग्री करें। अमीर डैडी इतना ही जवाब देते थे। हमारे पास जो इकलौती और सबसे ज्यादा ताकतवर कैपिटल है, वो है हमारा दिमाग। अगर इसे अच्छी तरह से ट्रेन कर दिया जाए, तो ये एक पल में ढेर सारी दौलत बना सकता है। इतनी दौलत जो 300 साल पहले के राजाओं और रानियों ने सपने में भी नहीं देखी होगी। एक अनट्रेन्ड व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीबी भी बना सकता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने के कारण कई पीढ़ियों तक बनी रह सकती है। इंफॉर्मेशन के इस दौर में पैसा मिनटों में बन जाता है। कुछ लोग तो जीरो से शुरू करके अनबिलीवेबल रूप से अमीर हो जाते हैं, और उसके लिए वो केवल कुछ आइडियाज और कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स का सहारा लेते हैं। आपको ये बात आपको ये बात वो लोग आसानी से बता सकते हैं जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं।
या दूसरे इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि वहां ऐसा अक्सर होता है। कुछ नहीं से तुरंत करोड़ों बनाए जा सकते हैं। और कुछ नहीं से मेरा मतलब है बिना पैसे के ट्रांजैक्शन के। यह कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा किया जाता है। ट्रेडिंग पिट में हाथ के एक इशारे से टोरंटो के कस्टमर के ऑर्डर पर लिस्बन के ट्रेडर की स्क्रीन पर बत्ती जलती है और शेयर पल भर में टोरंटो पहुंच जाते हैं। 1 मिनट बाद शेयर बेचने का ऑर्डर दिया जाता है और वो पल भर में बिक जाते हैं। इस पूरे मामले में पैसे का लेन देन नहीं हुआ था, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का हुआ था। तो अपने फाइनेंशियल टैलेंट को क्यों डेवलप करें? इसका जवाब केवल आप ही दे सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि मैं क्यों इसे डेवलप कर रहा हूं। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मैं तेजी से पैसे कमाना चाहता हूं। इसलिए नहीं कि मुझे इसकी जरूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं ऐसा करना चाहता हूं। यह सीखने की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। मैं अपना फाइनेंशियल आईक्यू इसलिए डेवलप करता हूं क्योंकि मैं दुनिया के सबसे तेज और सबसे बड़े खेल में हिस्सा लेना चाहता हूं। और अपने छोटे तरीके से मैं ह्यूमैनिटी के इस बेमिसाल डेवलपमेंट का हिस्सा होना चाहता हूं। एक ऐसे युग का जहां इंसान प्योरली केवल अपने दिमाग से काम करते हैं, शरीर से नहीं। इसके अलावा यहां ज्यादा एक्साइटमेंट है, यहां पैसा है, यहां डर है और यहां आनंद है। इसीलिए मैं अपनी फाइनेंशियल नॉलेज में इन्वेस्ट करता हूं और अपनी सबसे ताकतवर एसेट को डेवलप करता हूं। मैं बहादुरी से आगे बढ़ने वाले लोगों के साथ होना चाहता हूं। मैं पीछे रह जाने वाले लोगों के साथ नहीं होना चाहता। मैं पैसे बनाने का एक आसान एग्जाम्पल देना चाहता हूं। 1990 के डेकेड की शुरुआत में फिनिक्स की इकोनॉमी बहुत बुरी थी। मैं गुड मॉर्निंग अमेरिका टीवी सीरियल देख रहा था जब एक फाइनेंशियल प्लानर आया और उसने बड़ी नेगेटिव प्रेडिक्शंस करना शुरू कर दिया। उसकी एडवाइस थी कि पैसे बचाओ, हर महीने $100 बचाएं और 40 सालों में आप भी करोड़पति बन सकते हैं। खैर, हर महीने एक निश्चित रकम बचाना भी एक अच्छा विचार था। ये एक ऑप्शन है, एक ऐसा ऑप्शन जिसे बहुत से लोग मान लेंगे। प्रॉब्लम यह है कि ऐसा करने से आदमी ये नहीं जान पाता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। वो अपने पैसे में ज्यादा इंपॉर्टेंट इंक्रीमेंट के बड़े मौकों का फायदा नहीं उठा पाते। दुनिया उनके पास से गुजरकर आगे बढ़ जाती है। जैसा मैंने कहा, इकोनॉमी उस समय बहुत बुरे हाल में थी। इन्वेस्टर्स के लिए ये एक आइडियल मार्केट सिचुएशन थी। मेरा काफी पैसा उस समय स्टॉक मार्केट और अपार्टमेंट हाउसेस में फंसा हुआ था। मेरे पास लिक्विड मनी नहीं थी क्योंकि हर कोई बेच रहा था, इसीलिए मैं खरीद रहा था। मैं पैसे बचा नहीं रहा था, मैं इन्वेस्ट कर रहा था। मेरी पत्नी और मेरे पास $10 लाख से ज्यादा नकद थे, जो तेजी से बढ़ते हुए बाजार में काम कर रहे थे। इन्वेस्ट करने के लिए यह सबसे बढ़िया मौका था। इकोनॉमी की हालत बहुत बुरी थी। मैं बहुत छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट को तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन कई बड़ी बातें जरूर बताना चाहूंगा। वो घर जिनकी कीमत कभी $1 लाख होती थी, अब $75,000 के हो गए थे। लेकिन लोकल रियल एस्टेट ऑफिस में खरीदारी करने के बजाय मैंने दिवालिया वकील के ऑफिस या अदालत की सीढ़ियों पर खरीदारी करना शुरू कर दिया। इन जगहों पर $75,000 का घर $20,000 या इससे भी कम में खरीदा जा सकता था। मैंने अपने दोस्त से $2,000 का लोन लिया। 90 दिनों के इस लोन पर $200 का ब्याज दिया। मैंने वकील को कैशियर का चेक दे दिया। अब कॉन्ट्रैक्ट की कार्रवाई चल रही थी। तब मैंने अखबार में विज्ञापन दिया कि $75,000 का घर केवल 60,000 में बिकाऊ है और किसी डाउन पेमेंट की जरूरत नहीं है। मेरा फोन तुरंत बिजी हो गया और लगातार बजने लगा। पॉसिबल बायर्स को छांटा गया और एक बार मकान कानूनी रूप से मेरे नाम हो गया, तो सभी पॉसिबल बायर्स को घर देखने की इजाजत दे दी गई। एक बेहद एक्साइटिंग इंसिडेंट के बीच घर कुछ ही मिनटों में बिक गया। मैंने $2,500 की प्रोसेसिंग फीस मांगी, जो उन्होंने खुशी खुशी दे दी। और इसके बाद लीगल प्रोसीडिंग्स शुरू हो गईं। मैंने अपने दोस्त के $2,000 के कर्ज में $200 ब्याज मिलाकर उसे दे दिए। वो खुश था, घर खरीदने वाला खुश था, वकील खुश था और मैं भी खुश था। मैंने $20,000 में खरीदे गए घर को $60,000 में बेच दिया था। मेरे पास खरीदार का शपथ पत्र था, जिसने मेरे एसेट वाले कॉलम में $40,000 जमा कर दिए थे। इस पूरी कार्रवाई में कुल 5 घंटे लगे थे। तो अब जबकि आप में पैसे की समझ आ चुकी है और आप नंबर्स पढ़ सकते हैं,
तो मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह पैसे का इन्वेंशन करने का एक अच्छा एग्जाम्पल है। मंदी के बाजार में अपने खाली समय में मैंने और मेरी बीवी ने इस तरह के 600 दिन निपटाए, जबकि हमारा ज्यादातर पैसा बड़ी प्रॉपर्टीज और स्टॉक मार्केट में फंसा हुआ था। हम खरीदने और बेचने के सौदों में अपने एसेट वाले कॉलम में $1,90,000 से ज्यादा बनाने में कामयाब हो गए थे। इस तरह हर साल की अप्रोक्सीमेट इनकम $19,000 हो गई थी और इसका ज्यादातर भाग हमारे प्राइवेट कॉरपोरेशन के जरिए सुरक्षित था। इस $19,000 पर ईयर का बड़ा हिस्सा हमारी कंपनी की कार्स, पेट्रोल, ट्रिप्स, इंश्योरेंस, कस्टमर्स के साथ डिनर वगैरह इन सब चीजों पर खर्च हो सकता था। जब तक सरकार को उस इनकम पर टैक्स लगाने का मौका मिलता, तब तक ये लीगल तरीके से खर्च हो चुका था। अपनी फाइनेंशियल नॉलेज के इस्तेमाल से पैसा किस तरह खोजा जा सकता है, बनाया जा सकता है और सिक्योर किया जा सकता है, ये इसका एक आसान सा एग्जाम्पल है। खुद से पूछें कि $1,90,000 बचाने के लिए आपको कितना समय लगेगा। क्या बैंक आपके पैसे पर 10% इंटरेस्ट देगी? और ये लेटर ऑफ प्लेज 30 सालों तक वैध था। मुझे उम्मीद है कि वो मुझे कभी भी $1,90,000 नहीं देंगे। मुझे टैक्स देना पड़ेगा अगर वो मुझे प्रिंसिपल अमाउंट देते हैं, और इसके अलावा 30 साल के समय में $1,90,000 दिए जाने से कुल इनकम $5 लाख से ज्यादा होती है। मुझसे लोग पूछते हैं कि क्या होगा अगर कोई व्यक्ति पैसे नहीं चुकाए। ऐसा भी होता है, और ये एक अच्छी खबर है। 1994 से 1997 तक फिनिक्स रियल एस्टेट बाजार देश में सबसे ज्यादा गर्म बाजार साबित हुआ। उस $60,000 के घर को दोबारा $70,000 में बेचा जा सकता है और फिर एक बार $2,500 प्रोसेसिंग फीस के रूप में वसूल किए जा सकते हैं। नए खरीदार के लिए भी ये मुफ्त का सौदा होगा और ये प्रोसेस चलती रह सकती है। जब मैंने पहली बार घर बेचा था, तो मैंने केवल $2,000 खर्च किए थे। टेक्निकली इस सौदे में मेरा एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ था। इन्वेस्टमेंट पर मेरी वसूली इनफाइनाइट थी। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है कि पैसा पास में नहीं होने पर भी बहुत सा पैसा किस तरह कमाया जा सकता है। दूसरे सौदे में दोबारा बेचे जाने पर मैं $2,000 अपनी जेब में डालता हूं और लोन को 30 साल तक फिर से बढ़ा देता हूं। इन्वेस्टमेंट पर मेरी वापसी क्या होगी अगर मैं बिना पैसे के पैसे बनाता हूं, मैं नहीं जानता। लेकिन ये $100 हर महीने बचाने से तो बेहतर है ही। $100 हर महीने दरअसल $150 पर मंथ की रकम है, क्योंकि 40 साल तक इस पर 5% का टैक्स लग चुका होता है और एक बार फिर आप पर 5% टैक्स लगता है। यह करना बहुत बुद्धिमानी की बात नहीं है। यह सेफ हो सकता है, लेकिन यह स्मार्ट नहीं है। आज 1997 में जब मैं ये किताब लिख रहा हूं, तो बाजार की सिचुएशन 5 साल पहले की सिचुएशन से बिल्कुल अलग है। फिनिक्स का रियल एस्टेट बाजार पूरे अमेरिका की जलन का सेंटर बन चुका है। जो घर उस समय हमने $60,000 में बेचे थे, आज उनकी कीमत $1,10,000 हो चुकी है। अब भी ऐसे मौके हैं, लेकिन अब उनकी खोज करने में मुझे बहुत समय और पैसा खर्च करना पड़ेगा। ये काफी रेयर है, लेकिन आज हजारों खरीदार इन सौदों की तलाश में भटक रहे हैं और बहुत कम समझदारी भरे मौके मौजूद हैं। बाजार बदल चुका है। यह आगे बढ़ने का समय है और एसेट वाले कॉलम में दूसरे मौके ढूंढने का समय है। आप यहां ऐसा नहीं कर सकते। यह कानून के खिलाफ है। आप झूठ बोल रहे हैं। मैं इस तरह के रिएक्शंस को ज्यादा सुनता हूं। और क्या आप मुझे ऐसा करने का तरीका बता सकते हैं? इस तरह की रिक्वेस्ट कम सुनता हूं। मैथ्स आसान है। आपको इसमें ज्योमेट्री या कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। मैं ज्यादा नहीं लिखता, क्योंकि एस्क्रो कंपनी कानूनी सौदों को संभालती है और पेमेंट सर्विसेज को भी। मुझे छत ठीक करवाने या टॉयलेट ठीक करने का झंझट भी नहीं उठाना पड़ता, क्योंकि ये काम घर के मालिक का है। ये उनका घर है। कभी कभार कोई पैसा नहीं चुकाता, और यह भी अच्छा होता है, क्योंकि उसमें लेट फीस मिलती है या वो घर छोड़कर चले जाते हैं और प्रॉपर्टी एक बार फिर से बेच दी जाती है। कोर्ट सिस्टम ये सब संभाल लेता है, और हो सकता है ये आपके इलाकों में काम ना करे। बाजार की सिचुएशन अलग हो सकती है, लेकिन ये एग्जाम्पल बताता है कि किस तरह एक आसान फाइनेंशियल प्रोसेस कुछ ही समय में लाखों डॉलर बना सकती है, जिसे बनाने में आपका ज्यादा पैसा भी नहीं लगता और आपको रिस्क भी कम होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट से बनाए जाने वाले पैसे का एग्जाम्पल है, जिसके पास भी
हाई स्कूल तक की एजुकेशन है वो ऐसा कर सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। ज्यादातर लोग मेहनत करो और पैसे बचाओ की पुरानी सलाह सुनते हैं। लगभग 30 घंटे की मेहनत के बाद लगभग 1,90,000 डॉलर एसेट वाले कॉलम में आ गए और इसके लिए टैक्स भी नहीं देना पड़ा। इनमें से कौन सी सलाह आपको ज्यादा मुश्किल लगती है? कड़ी मेहनत करो, 50% की दर से टैक्स चुकाओ और फिर जो रकम बचती है उससे बचत करो। आपकी बचत पर आपको 5% ब्याज मिलता है, जिस पर एक बार फिर टैक्स लगता है। या कि दूसरी, पैसे की समझ विकसित करने का समय निकालो और अपने दिमाग और एसेट वाले कॉलम की ताकत का इस्तेमाल करो। इसमें वो समय भी जोड़ लें जो आपके ऑप्शन नंबर 1 के प्रयोग द्वारा 1,90,000 डॉलर बचाने में लगता है, क्योंकि समय आपकी सबसे बड़ी एसेट है। अब आप समझ सकते हैं कि मैं क्यों चुपचाप अपना सर हिलाता हूं जब मैं लोगों को यह कहते सुनता हूं कि मेरा बच्चा स्कूल में अच्छी पढ़ाई कर रहा है और उसे अच्छी एजुकेशन मिल रही है। यह अच्छी हो सकती है, लेकिन क्या यह सफिशिएंट है? मैं जानता हूं कि मेरी बताई गई इन्वेस्टमेंट टेक्निक एक छोटी टेक्निक है। इसे यह बताने के लिए लिखा गया है कि किस तरह एक छोटी सी रकम बड़ी रकम में बदल सकती है। एक बार फिर मेरी सफलता यह बताती है कि मजबूत फाइनेंशियल नींव कितनी इंपॉर्टेंट होती है, जो मजबूत फाइनेंशियल एजुकेशन से शुरू होती है। मैंने इसे पहले कहा है और यह इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं इसे एक बार फिर दोहराना चाहता हूं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस 4 मेन टेक्निकल कैपेबिलिटीज से मिलकर बनती है। पहली है फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी नंबर्स को पढ़ने की एबिलिटी। दूसरी है इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी, यानी पैसे से पैसे बनाने का विज्ञान। तीसरी है बाजार, यानी डिमांड और सप्लाई। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने बाजार को वो दिया जो इसे चाहिए था। यही बिल गेट्स ने भी किया। ये मौका भी बाजार ने दिया था कि $20,000 में कोई मकान खरीद कर उसे $60,000 में बेच दिया जाए, जबकि उसकी असली कीमत $75,000 थी। कोई खरीद रहा था, कोई बेच रहा था। चौथी है कानून, अकाउंटिंग, कॉरपोरेट, स्टेट और नेशनल लॉ एंड ऑर्डर के बारे में अवेयरनेस। मैं आपको कानून के अंदर रहकर खेलने की सलाह देता हूं। अगर आप पैसे का आविष्कार करना चाहते हैं, तो आप में ये बेसिक चीजें होनी चाहिए, या इन स्किल्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। चाहे आप ऐसा छोटे घर, बड़े अपार्टमेंट, कंपनीज, स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, प्रेशियस मेटल्स, बेसबॉल कार्ड खरीद कर करें, या इसी किस्म का कोई दूसरा काम करें। 1996 तक रियल एस्टेट मार्केट सुर्खियों में था और हर कोई इसमें जा रहा था। स्टॉक मार्केट में भी बूम हो रहा था और हर कोई उसमें जा रहा था। अमेरिका की इकोनॉमी अपने पैरों पर खड़ी हो रही थी और मैंने 1996 में बेचना शुरू कर दिया। और अब मैं पेरू, नॉर्वे, मलेशिया और फिलीपींस की जर्नी कर रहा था। इन्वेस्टमेंट बदल गए थे। जहां तक खरीदारी का सवाल था, अब हम रियल एस्टेट बाजार से बाहर थे। अब मैं अपनी एसेट वाले कॉलम के भीतर डेटा को बढ़ते देखता हूं और शायद इस साल के आखिर में बेचना शुरू कर दूंगा। यह कांग्रेस द्वारा पारित किए जाने वाले कानूनी परिवर्तनों पर निर्भर करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि 6 छोटे घरों के सौदों को बेच दूंगा और $40,000 के नोट को धन में बदल दूंगा। मुझे अपने अकाउंटेंट को बुलाकर उसे कहना पड़ेगा कि वो इतनी रकम के लिए तैयार हो जाए और इसे टैक्स से बचाने के लिए तरीके खोजे। मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बताना चाहता हूं कि इन्वेस्टमेंट आते जाते रहते हैं, मार्केट घटता बढ़ता रहता है, इकोनॉमी सुधरती बिगड़ती रहती हैं, दुनिया आपको हर दिन जिंदगी के अनूठे अवसर देती रहती है। आपकी जिंदगी के हर दिन, लेकिन अक्सर हम उन्हें देख नहीं पाते, लेकिन वे वहां होते हैं। और दुनिया जितनी ज्यादा बदलती है और टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा बदलती है, आपके और आपके परिवार के लिए स्टेबल फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए उतने ही ज्यादा मौके होते हैं। तो अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने का झंझट क्यों उठाया जाए? एक बार फिर मैं यही कहूंगा कि आप ही इसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं इसे क्यों सीखता हूं और क्यों डेवलप करता हूं। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे पता है कि चेंजेस हो रहे हैं और होने वाले हैं। मैं इन चेंजेस का वेलकम करना चाहता हूं और पास्ट से चिपके नहीं रहना चाहता। मैं जानता हूं कि मार्केट में लल फेज भी आएगा और मार्केट में बूम भी आएगा। मैं लगातार अपनी फाइनेंशियल बुद्धि को विकसित करना चाहता हूं, क्योंकि मार्केट में हर परिवर्तन पर कुछ लोग अपनी नौकरियों के लिए अपने घुटने टेक कर भीख मांगेंगे।
इसी समय कई दूसरे लोग जिंदगी के द्वारा दिए गए नींबुओं को लेकर उन्हें करोड़ों में बदल लेंगे। और हमें यही नहीं भूलना है कि हमें कभी कभी जिंदगी नींबू देती है, आपको लेमनेड यानी शिकंजी बनानी होती है। यही फाइनेंशियल नॉलेज है, यही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि मैंने नींबुओं को किस तरह करोड़ों में बदला है। पर्सनली मैं अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे एग्जाम्पल देने में झिझकता हूं। मैं इसलिए झिझकता हूं क्योंकि मुझे डर है कि मुझे बड़बोला या शेखी बघारने वाला कहा जाएगा। ये मेरा इरादा नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए एग्जाम्पल देता हूं ताकि उसके नंबर्स और टाइम से सच्ची और आसान घटनाओं को बताया जा सके। मैं एग्जाम्पल इसलिए देता हूं ताकि आपको यह बता सकूं ये कितना आसान है। ये ज्यादा आसान है अगर आप फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के 4 पॉइंट्स के जानकार हैं। पर्सनली मैं फाइनेंशियल वृद्धि के लिए पर्सनली मैं अपने फाइनेंस के इंक्रीमेंट के लिए दो मेन रिसोर्सेस का इस्तेमाल करता हूं, रियल एस्टेट और छोटे स्टॉक्स। मैं रियल एस्टेट को अपनी नींव की तरह इस्तेमाल करता हूं। हर दिन मेरी प्रॉपर्टीज मुझे कैश फ्लो देती हैं और उनकी वैल्यू बढ़ती जाती है। छोटी कैपिटल के स्टॉक को तेज बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं अपने जरिए की गई हर चीज की मैं अपने हर इन्वेस्टमेंट को रेकमेंड नहीं करता। एग्जाम्पल केवल एग्जाम्पल होते हैं। अगर अपॉर्चुनिटी में रिस्क बहुत ज्यादा है और मैं इन्वेस्टमेंट को नहीं समझ पाता हूं तो मैं इन्वेस्ट नहीं करता। पैसे के बारे में डिसीजन लेने में हमें केवल नॉर्मल गणित और कॉमन सेंस की जरूरत होती है। एग्जाम्पल्स का यूज कुल 5 रीजन से किया जाता है। पहला ये कि लोगों को ज्यादा सीखने के लिए इंस्पायर किया जाए। दूसरा, लोगों को यह बताने के लिए कि अगर नींव मजबूत है तो पैसे का महल बनाना आसान है। तीसरा, यह बताने के लिए कि कोई भी ढेर सारा पैसा बना सकता है। चौथा, यह दिखाने के लिए कि आपके लक्ष्यों को हासिल करने के करोड़ों तरीके हैं। पांचवा, यह बताने के लिए कि यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 1989 में मैं ओरेगोन के पोर्टलैंड में एक खूबसूरत जगह पर जॉगिंग किया करता था। ये एक छोटा सा टाउन था जहां छोटे छोटे घर बने हुए थे। वो छोटे घर सुंदर थे। हर कहीं मुझे बिकाऊ है के बोर्ड दिखा करते थे। टिम्बर मार्केट का बुरा हाल था। स्टॉक मार्केट में क्रैश हुआ था और इकोनॉमी में मंदी थी। एक सड़क पर मैंने एक बिकाऊ है का बोर्ड देखा जो वहां काफी लंबे समय से लगा हुआ था। ये पुराना दिख रहा था। एक दिन इसके पास से जॉगिंग करते समय मेरी मुलाकात इसके मालिक से हो गई जो परेशान दिख रहा था। मैंने पूछा, आपने अपने घर की क्या कीमत लगाई है? मालिक घूमा और फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा, आप कीमत लगा लें। ये 1 साल से ज्यादा समय से बिकाऊ है और अब तक कोई इसे देखने तक नहीं आया। मैं इसे देखता हूं, मैंने कहा, और आधा घंटे बाद मैंने इसे $20,000 में खरीद लिया, जो उसके द्वारा मांगी गई कीमत से कम थी। ये 2 बेडरूम का एक छोटा सा सुंदर घर था जिसकी खिड़कियों पर जिंजर ब्रेड का ट्रिम था। ये 1930 में बना था और इसका रंग हल्का नीला था। अंदर एक सुंदर चट्टानी अंगीठी थी और छोटे छोटे 2 बेडरूम थे। ये किराए पर देने के लिए एक बहुत ही आइडियल घर था। मैंने मालिक को $45,000 के घर के लिए $5,000 नगद दिए, जिसकी असली कीमत $65,000 होगी। लेकिन दिक्कत सिर्फ इतनी थी कि इसे कोई खरीदना नहीं चाहता था। मालिक ने एक हफ्ते में इसे खाली कर दिया और वो इससे पीछा छुड़ाकर खुश हुआ। मेरा पहला किराएदार वहां आ गया, जो एक लोकल कॉलेज में प्रोफेसर था। मॉर्टगेज खर्च और मैनेजमेंट फीस चुकाने के बाद हर महीने के आखिर में मेरी जेब में $40 आते थे, जो बहुत बड़ी रकम नहीं थी। 1 साल बाद ओरेगोन का रियल एस्टेट बाजार मंदी से उबर आया और बढ़ने लगा। कैलिफोर्निया के इन्वेस्टर्स के पास अपने रियल एस्टेट मार्केट की तेजी का बहुत सा पैसा था और अब वो उत्तर दिशा में आकर ओरेगोन और वॉशिंगटन में खरीदारी कर रहे थे। मैंने उस छोटे से घर को कैलिफोर्निया से आए एक यंग कपल को $95,000 में बेच दिया। उन्हें यह बहुत सस्ता सौदा लग रहा था। इस सौदे में मुझे लगभग $40,000 का कैपिटल गेन हुआ, जो मैंने 1031 के टैक्सलेस एक्सचेंज में रख दिए और अपने पैसे को लेकर कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने चल दिया। एक महीने में मुझे बीवरटन ओरेगोन में इंटेल प्लांट के पास एक 12 यूनिट का अपार्टमेंट मिल गया। उसके मालिक जर्मनी में रहते थे और उन्हें इसकी कीमत का अंदाजा ही नहीं था और एक बार फिर वो इससे पीछा छुड़ाना चाहते थे। मैंने $4,50,000 की इमारत के लिए $2,75,000 का प्रपोजल दिया। वो $3 लाख पर मान गए। मैंने इसे खरीद लिया और इसे 2 साल तक अपने पास रखा। फिर उसी
1031 एक्सचेंज प्रोसेस का फायदा उठाते हुए मैंने उस इमारत को $4,95,000 में बेच दिया और एरिजोना फिनिक्स में एक 30 यूनिट का अपार्टमेंट खरीद लिया। तब तक हम फिनिक्स चले गए थे और हमें वैसे भी इसे बेचना था। पहले जो हाल ओरेगॉन के बाजार का था, वही मंदी का माहौल फिनिक्स के रियल एस्टेट मार्केट में देखने को मिला। फिनिक्स में 30 यूनिट की अपार्टमेंट इमारत की कीमत $8,75,000 थी, जिसमें से 2,25,000 डाउन पेमेंट था। 30 यूनिट के आने से 30 यूनिटों के आने वाला कैश फ्लो $5,000 पर मंथ से कुछ ज्यादा था। एरिजोना का बाजार भी बढ़ने लगा और 1996 में एक कोलोराडो के इन्वेस्टर ने हमें उस प्रॉपर्टी के लिए $12 लाख देने का प्रपोजल रखा। मेरी पत्नी और मैं बेचने पर विचार कर रहे थे, लेकिन हमने यह देखने का इंतजार किया कि क्या कांग्रेस कैपिटल गेन कानून में बदलाव करेगी। अगर वो बदलाव करती है तो प्रॉपर्टी की कीमत 15 से 20% तक बढ़ जाएगी। इसके अलावा हर महीने $5,000 मिलते रहना अच्छा लगता था। इस एग्जाम्पल में मुद्दे की बात यह है कि किस तरह एक छोटी रकम एक बड़ी रकम में बदली जा सकती है। एक बार फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी, बाजार की समझ और कानूनों की जानकारी होना जरूरी है। अगर लोग इन विषयों के बारे में जानकारी नहीं रखते, तो ये बिल्कुल क्लियर है कि वो स्टैंडर्ड सलाह का पालन करेंगे जो कहती है कि सेफ गेम खेलना चाहिए और सेफ इन्वेस्टमेंट में पैसे लगाने चाहिए। सेफ इन्वेस्टमेंट के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो अक्सर बहुत कम प्रॉफिट देते हैं। उन्हें इतना सेफ बना दिया जाता है कि उनसे मिलने वाला प्रॉफिट कम हो जाता है। ज्यादातर बड़े ब्रोकरेज हाउसेस रिस्क भरे सौदों से बचते हैं ताकि वो खुद की और अपने कस्टमर्स की सुरक्षा कर सकें। और इस नीति में समझदारी भी है। असली गर्म सौदे नौसिखियों को नहीं दिए जाते। अक्सर सबसे अच्छे सौदे उन लोगों के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं जो इस खेल को अच्छी तरह से समझते हैं, और ये सौदे अमीरों को और भी ज्यादा अमीर बना देते हैं। वैसे भी इस तरह के रिस्क भरे सौदे नौसिखियों के सामने रखना टेक्निकली गैर कानूनी माना जाता है, लेकिन ऐसा भी कभी कभार होता है। मैं जितना ज्यादा रिफाइन होता जाता हूं, उतने ही मौके मुझे मिलते जाते हैं। जिंदगी में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस विकसित करने का एक और फायदा यह होता है कि इससे आपके सामने ज्यादा मौके आते हैं, और आपकी फाइनेंशियल बुद्धि जितनी ज्यादा बढ़ती जाती है, आपके लिए यह बताना आसान होता जाता है कि कोई सौदा अच्छा है या बुरा। आपकी बुद्धि तुरंत एक बुरे सौदे को पहचान सकती है या एक बुरे सौदे को अच्छे सौदे में बदल सकती है। मैं जितना ज्यादा सीखता हूं, और सीखने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है, मैं उतना ही ज्यादा पैसा सिर्फ इसलिए कमाता हूं क्योंकि समय के साथ मेरा अनुभव और बुद्धि बढ़ती जाती है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो अब भी सेफ गेम खेल रहे हैं और अपने प्रोफेशन में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनकी फाइनेंशियल बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, जिसे विकसित होने में बहुत समय लगता है। मेरी कुल जमा फिलॉसफी है अपनी एसेट वाले कॉलम में बीज बोना। ये मेरा फॉर्मूला है। मैं छोटे पैमाने पर शुरू करता हूं और बीज बोता हूं। कुछ बीज उग जाते हैं और कुछ नहीं उगते। हमारे रियल एस्टेट कॉरपोरेशन में हमारे पास करोड़ों डॉलर की प्रॉपर्टी है। यह हमारा अपना REIT यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। अब मैं आपको पते की बात बताना चाहता हूं कि इन करोड़ों में से कई प्रॉपर्टीज तो 5,000 से 10,000 डॉलर के इन्वेस्टमेंट से शुरू हुई थी। नगद पैसे से खरीदी गई ये प्रॉपर्टीज खुशकिस्मती से तेजी से बढ़ते बाजार में ज्यादा कीमती हो गई थीं, और टैक्स से मुक्त रहते हुए इन्हें खरीदा गया और बेचा गया था, और ऐसा कई सालों तक किया गया था। हमारा एक स्टॉक पोर्टफोलियो भी है, जिसे मैं और मेरी पत्नी हमारा पर्सनल म्यूचुअल फंड कहते हैं। हमारे कुछ दोस्त हमारे जैसे इन्वेस्टर्स के साथ ही बिजनेस करते हैं, जिनके पास हर महीने इन्वेस्ट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मनी होती है। हम ज्यादा रिस्क वाली प्राइवेट कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं जो अमेरिका या कनाडा में स्टॉक एक्सचेंज पर पब्लिक होने जा रही हैं। कितनी तेजी से धन बढ़ता है, इसका एग्जाम्पल इस तरह देखें। हमने कंपनी के पब्लिक होने से पहले 25 सेंट प्रति शेयर की दर पर 25 सेंट पर शेयर की दर पर 1 लाख शेयर खरीदे। 6 महीने बाद जब कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट हो गई, तो उससे शेयर का भाव $2 पर शेयर हो गया। अगर कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है तो कीमतें बढ़ती रहेंगी और स्टॉक $20 पर शेयर या इससे भी ज्यादा होगा। ऐसे भी कई साल हैं जब हमारे $25,000 एक साल से भी कम समय में $10 लाख बन गए। ये जुआ नहीं है अगर आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। ये जुआ है अगर आप सौदे में अपना पैसा फेंक रहे हैं और भगवान से
सफल होने की दुआ कर रहे हैं। आपको अपनी टेक्निकल नॉलेज, बुद्धि और खेल के प्रति प्यार की जरूरत होगी, ताकि रिस्क को कम से कम किया जा सके। वैसे रिस्क तो होता ही है। ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस होती है, जिससे आपकी सफलता के अवसर बढ़ जाते हैं। इसी कारण जो चीज एक आदमी के लिए रिस्क भरी होती है, वो दूसरे आदमी के लिए उतनी रिस्क भरी नहीं होती। यही वो मेन रीजन है जिसकी वजह से मैं लोगों को लगातार इंस्पायर करता हूं कि वो स्टॉक, रियल एस्टेट या दूसरे बाजारों में इन्वेस्ट करने के बजाय फाइनेंशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्ट करें। आप जितने ज्यादा स्मार्ट होंगे, आपके सफल होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। मैं पर्सनली जिन स्टॉक्स में उनमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है, और इसीलिए मैं उनकी रिकमेंडेशन नहीं करता। मैं इस खेल को 1979 से खेल रहा हूं, और मैंने इसमें काफी एक्सपीरियंस हासिल कर लिया है। लेकिन अगर आप दोबारा पढ़ेंगे कि इस तरह के इन्वेस्टमेंट ज्यादातर लोगों के लिए रिस्क भरे क्यों होते हैं, तो आप अपनी जिंदगी को अलग तरह से कंट्रोल कर सकेंगे, जिससे $25,000 से एक साल में $10 लाख बनाना आपके लिए कम रिस्क भरा रहेगा। जैसा मैं पहले ही कह चुका हूं, मैंने जो लिखा है, मैं आपको वैसा करने की सलाह नहीं देता। मैं सिर्फ आपको यह समझाना चाहता हूं कि यह आसान है और पॉसिबल है। बात इतनी सी है कि औसत आदमी के लिए $1 लाख से ज्यादा की पर ईयर की इनकम अच्छी होती है, और इसे हासिल करने में ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती। बाजार कैसा है और आप कितने स्मार्ट हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप 5 से 10 साल में ऐसा कर सकते हैं। अगर आप अपने खर्च को कम रख सकते हैं, तो $1 लाख की अतिरिक्त आय, तो $1 लाख की एक्स्ट्रा इनकम आपको अच्छी लगेगी, चाहे आप काम कर रहे हों या नहीं। आप चाहें तो काम कर सकते हैं, या चाहें तो काम छोड़ भी सकते हैं, और सरकारी टैक्स सिस्टम को अपने अगेंस्ट के बजाय अपने फेवर में भी यूज कर सकते हैं। मेरा पर्सनल बेस रियल एस्टेट है। मैं रियल एस्टेट से प्यार करता हूं क्योंकि ये परमानेंट है, स्टेबल है और धीमी गति से चलने वाली होती है। मैं सॉलिड बेस को पसंद करता हूं। कैश फ्लो भी आमतौर पर स्टेबल ही होता है, और अगर इसे अच्छी तरह से मैनेज किया जाए, तो इसकी कीमत बढ़ने की भी अच्छे चांसेस होते हैं। रियल एस्टेट का सॉलिड बेस होने के कारण मैं रिस्क भरे स्टॉक खरीदने का खतरा मोल ले सकता हूं। अगर मुझे स्टॉक मार्केट में खासा मुनाफा होता है, तो मैं मुनाफे पर कैपिटल गेन टैक्स देता हूं, और बची हुई रकम को रियल एस्टेट में ही लगा देता हूं, ताकि मेरी एसेट की नींव और ज्यादा मजबूत हो जाए। रियल एस्टेट पर एक और बात, मैं दुनिया भर में घूमा हूं, और मैंने हर जगह इन्वेस्ट करना सिखाया है। हर शहर में मुझे ये सुनने में आया है कि रियल एस्टेट को सस्ते में नहीं खरीदा जा सकता। मेरा ये एक्सपीरियंस नहीं है। न्यूयॉर्क या टोक्यो में, या शहर से थोड़ा सा दूर, ऐसे शानदार मौके हैं जिन्हें ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सिंगापुर में, जहां अभी रियल एस्टेट की कीमतें बहुत ज्यादा चल रही हैं, ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं जो चंद मिनटों की ड्राइविंग की दूरी पर हैं। इसीलिए जब भी मैं किसी को यह कहते सुनता हूं, आप यहां ऐसा नहीं कर सकते, तो मैं उन्हें याद दिलाता हूं कि शायद आपको यह कहना चाहिए, मैं नहीं जानता कि यहां ऐसा कैसे किया जा सकता है। अभी तक तो नहीं। महान अवसरों को आपकी आंखें नहीं देख सकती, उन्हें आपके दिमाग से देखा जा सकता है। ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें यह जानने के लिए फाइनेंशियल ट्रेनिंग ही नहीं मिली होती कि वो अपने सामने पड़े हुए मौकों को देख सकें और उन्हें पहचान सकें। मुझसे अक्सर पूछा जाता है, मैं शुरुआत कैसे करूं? पिछले चैप्टर में मैंने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की राह पर चलने वाले 10 कदमों का जिक्र किया है। लेकिन यह हमेशा याद रखें कि आपको मजा आना चाहिए। ये केवल एक खेल है। कई बार आप जीत जाते हैं, और कई बार आपको एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन हमेशा एंजॉय करते रहें। ज्यादातर लोग कभी भी नहीं जीत पाते क्योंकि उन्हें हार का डर लगा रहता है। इसीलिए मुझे स्कूल बेवकूफी भरा लगता है। स्कूल में हम सीखते हैं कि गलतियां बुरी बात होती हैं, और गलतियां करने के लिए हमें सजा भी दी जाती है। लेकिन अगर हम इंसानों की लर्निंग प्रोसेस पर नजर डालें, तो हम पाएंगे कि इंसान गलतियां करके ही सीखते हैं। हम गिर गिर कर ही चलना सीख पाते हैं। अगर हम कभी नहीं गिरे, तो हम कभी भी चल नहीं पाएंगे। यही मोटरसाइकिल चलाने के बारे में भी सही है। मेरे घुटनों पर अब भी चोट के निशान हैं, लेकिन मैं आज बिना सोचे मोटरसाइकिल चला सकता हूं। यही अमीर बनने के बारे में सही होता है। अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर लोगों के अमीर न बन पाने का कारण यह होता है कि वो हारने से डरते हैं। जीतने वाले हारने से नहीं डरते, लेकिन हारने वाले डरते रहते हैं। सफलता की प्रोसेस का एक भाग असफलता भी होता है।
जो लोग असफलता से बचते हैं, सफलता उनसे बचती है। मैं पैसे कमाने को टेनिस के खेल की तरह मानता हूं। मैं मेहनत से खेलता हूं, गलतियां करता हूं, गलतियां सुधारता हूं और ज्यादा गलतियां करता हूं और सुधारता हूं, और इस तरह से मेरा खेल सुधरता जाता है। अगर मैं खेल में हार जाता हूं, तो मैं नेट के पास जाकर अपने ओपोनेंट से हाथ मिलाता हूं, मुस्कुराता हूं और कहता हूं, अगले शनिवार को फिर मिलेंगे। इन्वेस्टर्स दो तरह के होते हैं। पहले और सबसे आम तरह के इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो एक पैकेज में निवेश करते हैं। वो रिटेल आउटलेट में फोन करते हैं, जैसे एक रियल एस्टेट कंपनी या स्टॉक ब्रोकर या फाइनेंशियल प्लानर को, और फिर वो कुछ खरीदते हैं। ये एक म्यूचुअल फंड, आरईआईटी, स्टॉक या बॉन्ड हो सकता है। ये इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा, साफ सुथरा और आसान तरीका है। ये उसी तरह की खरीदारी हो गई जैसे कोई कस्टमर कंप्यूटर स्टोर में जाकर शेल्फ पर रखे कंप्यूटर को खरीद ले। दूसरी तरह के इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो इन्वेस्टमेंट को बनाते हैं। इस तरह के इन्वेस्टर्स आमतौर पर सौदों को असेंबल करते हैं, जिस तरह कंप्यूटर इंजीनियर कंप्यूटर के पुर्जों को असेंबल करते हैं। मैं ये तो नहीं जानता कि कंप्यूटर के पुर्जों को किस तरह असेंबल किया जाता है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज के पुर्जों को किस तरह असेंबल किया जा सकता है, या मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो ऐसा कर सकते हैं। दूसरे किस्म का निवेशक ही प्रोफेशनल निवेशक होता है। कई बार तो पुर्जों को इकट्ठा करने में सालों लग जाते हैं, और कई बार वे कभी इकट्ठे नहीं हो पाते। मेरे अमीर डैडी ने मुझे दूसरे किस्म का निवेशक बनने के लिए हमेशा इनकरेज किया। ये सीखना इंपॉर्टेंट है कि पुर्जों को किस तरह असेंबल किया जाए, क्योंकि यहीं पर भारी जीत का मौका होता है। और अगर किस्मत आपके साथ ना हो, तो यहीं पर भारी नुकसान का खतरा होता है। अगर आप दूसरे टाइप के इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो आपको मेनली ये तीन स्किल्स डेवलप करने की जरूरत है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के अलावा इन स्किल्स की जरूरत होती है। पहली, किस तरह के मौके को खोजें जो दूसरों को दिखाई नहीं देते। दूसरे लोग अपनी आंखों से उस मौके को नहीं देख पाएंगे, पर आप अपने दिमाग से उस मौके को देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मेरे एक दोस्त ने एक पुराना घर खरीदा जो दिखने में बहुत बुरा सा था। हर किसी को हैरत थी कि उसने इसे क्यों खरीदा, लेकिन दूसरे जो नहीं देख पाए थे और उसने जो देख लिया था, वो ये था कि उस घर के साथ चार खाली जमीन के टुकड़े भी थे। उसने ये कंपनी जाकर पता कर लिया था। घर खरीदने के बाद उसने उसे तोड़ दिया और उन पांचों प्लॉट्स को बिल्डर को बेच दिया। इन सारे सौदों में उसने अपने प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट से 3 गुना ज्यादा कमाया। उसने 2 महीने के काम में $75,000 कमा लिए। ये बहुत ज्यादा रकम तो नहीं है, लेकिन ये मिनिमम सैलरी से तो ज्यादा ही है, और ये टेक्निकली मुश्किल भी नहीं है। दूसरी स्किल, पैसा किस तरह जुटाया जाए। औसत आदमी बैंक जाता है, लेकिन इस दूसरे किस्म के इन्वेस्टर को यह पता होना चाहिए कि कैपिटल किस तरह जुटाई जाए, और बिना बैंक जाए कितने तरीकों से पैसा जुटाया जा सकता है। मैंने ये सीखा कि बिना बैंक की मदद लिए घर कैसे खरीदे जा सकते हैं। घर खरीदना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पैसा इकट्ठा करना एक बहुत ही बेशकीमती आर्ट है। अक्सर मैं लोगों को यह कहते सुनता हूं, बैंक मुझे कर्ज नहीं दे रही, या मेरे पास इसे खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर आप दूसरे किस्म के इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो आपको यह सीखने की जरूरत है, क्योंकि इसी कारण ज्यादातर लोगों की प्लानिंग ठप हो जाती है। दूसरे शब्दों में, ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए सौदे नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता। अगर आप इस बाधा को पार कर सकते हैं, तो आप ऐसे लोगों से मीलों आगे होंगे जिन्होंने इन स्किल्स को नहीं सीखा। ऐसे कई मौके आए हैं जब मैंने घर या स्टॉक या अपार्टमेंट बिल्डिंग को खरीदा है, जबकि मेरी बैंक में एक भी पाई नहीं थी। मैंने एक अपार्टमेंट हाउस को 12 लाख में खरीदा। मैंने इसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट किया जो खरीदार और बेचने वाले के बीच में एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट था। फिर मैंने $1 लाख का डिपॉजिट इकट्ठा किया, जिससे मुझे बाकी के पैसे को जुटाने के लिए 90 दिन की मोहलत मिल गई। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं जानता था कि इसकी असली कीमत $20 लाख थी। मैंने इस पैसे को कभी नहीं जुटाया। इसके बजाय जिस आदमी ने मुझे वो $1 लाख दिए थे, जिस आदमी ने मुझे वो $1 लाख दिए थे, उसने मुझे $50,000 दिए, ताकि वो मेरी जगह पर आ जाए, और इस तरह वो मेरी जगह पर आ गया और मैं उस इन्वेस्टमेंट से बाहर निकल गया। और इस काम में मेरे कुल जमा 3 दिन लगे। एक बार फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि आप क्या खरीदते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना जानते हैं।
इन्वेस्ट करना खरीदना नहीं है, ये एक नॉलेज है, इंटेलिजेंस है। तीसरी स्किल, किस तरह के स्मार्ट लोगों को ऑर्गेनाइज किया जाए। ऐसे लोग समझदार होते हैं जो या तो अपने से ज्यादा समझदार लोगों के साथ काम करते हैं या उन्हें काम पर रखते हैं। जब भी आपको सलाह की जरूरत हो तो ये अश्योर कर लें कि आपका सलाहकार समझदार हो। सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इसके रिवॉर्ड भी बहुत कीमती हो सकते हैं। अगर आप इन स्किल्स को नहीं सीखना चाहते, तो आपको पहली किस्म का इन्वेस्टर बनने की सलाह दी जाती है। आप जो जानते हैं, वही आपकी सबसे बड़ी कैपिटल है। आप जो नहीं जानते, वही आपका सबसे बड़ा रिस्क है। रिस्क तो हमेशा होता है, इसीलिए इससे बचने के बजाय इसे मैनेज करना सीखें। दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं लेसन नंबर 6 की तरफ। लेसन नंबर 6, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें।